हेलो फ्रेंड्स। सितंबर का लास्ट वीक आया, वोलेटिलिटी लाया और आज हमें बहुत बेहतरीन वोलेटिलिटी देखने के लिए मिली। और वोलेटिलिटी इस तरीके की थी कि आप जो है, अगर एक ट्रेडर हैं तो भी आप भी चकमा खा जाएंगे। देखिएगा, ट्रेडर्स के माइंड सेट को अगर हम देखें तो आज जिस तरीके से ऊपर से बाजार फिसलता हुआ नज़र आया और करीबन करीबन 12 बजे तक ये तय हो गया था कि शायद करेक्शन थोड़ी सी बढ़ेगी आज। लेकिन करीबन करीबन 2:30 बजे के आसपास एक पुल बैक आता है और एक सही सलामत क्लोजिंग बाजार के अंदर देखने के लिए मिलती है। जनरली जो ट्रेडर का माइंड सेट होता है, मैं बैंक निफ्टी के एंगल से आपके साथ बात करता हूँ। तो देखिएगा, बैंक निफ्टी आज 38,000 के ऊपर ही काम कर रहा था। सुबह ओपन हुआ 38,360 पर, अपना हाई बनाया वहीं पर 17 पॉइंट ऊपर, और वहाँ से धीरे धीरे करते हुए स्लिप करता हुआ नीचे आया। और जब 38,000 तोड़ा तो एक साइकोलॉजिकली लेवल टूटने के बाद भी जनरली लोगों के जो स्टॉप लॉस थे वो 37,800 पे थे, और कुछ और थोड़ा सेफ खेलते हुए 37,750 के थे। तो जब ये लेवल टूटे तो एकदम सीवियर सेलिंग देखने के लिए मिली। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सेलिंग सीवियर नहीं थी। माय डियर, धीरे धीरे माल बिक रहा था, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं था। और जैसे ही वो लेवल टूटे तो जो ऑप्शंस के जो सौदे थे, जनरली जिन्होंने पुट राइट कर रखी थी, तो इतने महीनों से पुट के अंदर बहुत बेहतरीन पैसे कमाए जा रहे थे, और पुट के जो राइटर्स हैं वो फंसते हुए नजर आए। और पुट के प्रीमियम अचानक ही जो है, आप देखेंगे कि जो इन द मनी, जो आउट ऑफ द मनी पुट थी वो इन द मनी हो गई, और 50-50 रुपये वाली जो पुट थी वो 250-250 रुपये में ट्रेड करनी शुरू हो गई। अब इससे जो पुट के जो राइटर्स हैं वो घबरा गए, और जनरली उन्होंने अपना स्टॉप लॉस जैसे ही 37,750 आया होगा तो ज़्यादातर लोगों ने अपने सौदे काट दिए। और यही जिन्होंने फ्यूचर ले रखा होगा तो वो फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन भी, क्योंकि बाजार इतना तेज़ था, कोई यकीन कर ही नहीं सकता था कि इस तरीके की करेक्शन हो भी सकती है। उसके बावजूद जो सेलर था वो बड़ा स्मार्ट था, आप उसको ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, या जो बड़े प्लेयर्स थे उनको पता था कि किस तरीके से गेम प्ले करना है। वो धीरे धीरे बेचते हुए नजर आए। जैसे ही स्टॉप लॉस कटा तो एकदम, जो स्टॉप लॉस काटने के बाद एक जबरदस्त सेलिंग जो है देखने के लिए मिली। यानी कि जो इंट्राडे वाले जो ट्रेडर्स हैं वो जनरली सेल करने पर आ गए, यानी कि अपनी पोजीशंस बहुत लोगों ने रिवर्स कर ली होगी। जनरली जब बाजार टूटता हुआ लगता है तो बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, चलो जी आज तो बाजार को शॉर्ट करते हैं। लेकिन बाजार के अंदर देखिएगा, पिछले 6 महीने की शॉर्ट पोजीशंस अभी भी बाजार के अंदर थी। उसमें से कुछ तो 38,000 के ऊपर जाने की वजह से कट गई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी शॉर्ट्स पोजीशन पिछले 6 महीने से बनी हुई हैं। तो उन शॉर्ट्स पोजीशन की कवरिंग आनी थी, तो सेलर ने अपनी सेलिंग को थाम दिया, रोक दिया, और 2:15 बजे के आसपास उसने सेलिंग का वॉल्यूम ही ख़त्म कर दिया। और जैसे ही सेलिंग नहीं आई तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर इतने दिनों से फंसा हुआ है, जिसने आजकल में भी अपने एवरेज करके शॉर्ट्स बनाया होगा, तो उसको लग रहा है कि यार अपनी शॉर्ट्स को कवर करो। तो जब ऊपर से सेलिंग बंद हो गई तो देखिएगा बड़ी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई। और मुझे बहुत ही कम ऐसा देखने के लिए मिला है कि इतनी शार्प रिकवरी आपको बहुत ही थोड़े समय के अंदर देखने के लिए मिली। और देखिएगा, 37,315 से बाजार 38,000 के ऊपर काम करना शुरू करने लगे, यानी कि करीबन करीबन 700 पॉइंट की रिकवरी। और ये रिकवरी आपको केवल और केवल आधे घंटे के अंदर देखने के लिए मिली। तो ये बता रही थी कि बाजार के अंदर नीचे शॉर्ट्स पोजीशन है। तो जब तक शॉर्ट पोजीशन है, बाजार ऐसे ही बाउंस बैक करता रहेगा। लेकिन मुझे आज पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो शॉर्ट्स पोजीशंस थी वो कट गई होंगी, और जिन्होंने भी इंट्राडे शॉर्ट्स किया होगा वो भी डर गए होंगे, और बाद में भाई साहब उन्होंने भी अपनी पोजीशन जो है स्टॉप लॉस के माध्यम से काट ली होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो बाजार है अपने हायर लेवल पर है। आज भी बैंक निफ्टी ने अपना हाई लगाया। इसी तरीके से अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी देखिएगा लगभग लगभग अपने हाई के आसपास तक गया, और वहाँ से इतना बड़ा स्विंग जो है आपने बहुत कम समय में देखा होगा। अभी हाल फिलहाल में तो एक बहुत ही बेहतरीन स्विंग जो है देखने के लिए मिला निफ्टी के फ्रंट पे। और सुबह से ही आईटी पैक के अंदर जो शेयर्स हैं उनके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिल रही थी। और आईटी जो है 2 दिन से जो है प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग की जो शिकार होने की वजह से आईटी से जो है
कंफर्ट नहीं मिल रहा था। हालांकि बैंक निफ्टी स्टॉक्स इतना वीक नहीं थे। और ये देखिएगा आज की कैंडल, तो आज की कैंडल जो है, अभी हम बात करें तो चैनल के जहाँ पर बेस है वहीं से उसने जो है बाउंस किया था। तो अभी ये समझिएगा जो चैनल का बेस है वो आज भी जो है एक बहुत बेहतरीन तरीके की सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो कल भी मान के चलिएगा कि देखिएगा कि 17,576 यानी कि जो 17,550 और 17,600 के बीच का जो दायरा है, ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। अगर ये टूटेगी तो एक सीवियर सेलिंग शुरू हो जाएगी। तो हमें लगता है कि कल शायद 17,600 दोबारा से टेस्ट होने के लिए बाजार जा सकता है। और ऊपरी लेवल्स पर देखेंगे तो 17,800, और जब हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो और थोड़ा अच्छे से आपके साथ क्लियर करेंगे। तो हालांकि देखिएगा बाजार अभी भी चैनल में है, लेकिन बाजार के अंदर वोलेटिलिटी आ गई है। और ये अब केवल यहाँ पे नहीं है, वर्ल्ड के बाज़ारों में भी वोलेटिलिटी आ गई है। हालांकि वर्ल्ड के बाज़ारों से हम कुछ ज़्यादा कुछ असर होता नहीं है। और हमने पिछले 1-1.5 साल के अंदर डाउ जोन्स को जो है नज़रअंदाज किया हुआ। हम डाउ जोन्स की सुनते ही नहीं, बोले भाई तू अपने घर, हम अपने घर। लेकिन देखिएगा अब हायर लेवल पर है, तो हो सकता है कि डाउ जोन्स से थोड़ा बहुत इनको इम्पैक्ट पड़े। और हम लास्ट के 2 दिन में तो जो इतनी बढ़िया तेज़ी है, अगर वो रोल ओवर नहीं हुई, मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर रोल ओवर्स जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। और पहले भी मैंने आपको महीने की शुरुआत में भी चर्चा की थी कि कोई भी वोलेटिलिटी या प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी तो लास्ट वीक में काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। हालांकि मैं मिड से लग रहा था कि मिड से लेके लास्ट तक आ जानी चाहिए थी, और लास्ट में तो बल्कि थोड़ा सा रिकवरी का टाइम बन जाना चाहिए तब तक। लेकिन आज जो है अभी सभी तरीके की जो शेयर्स हैं, कल मैंने बात की थी कि ऑटो नहीं चल रहा है तो ऑटो में भी रिकवरी जो है सब जगह हो गई है। तो मोस्टली जो शेयर्स हैं इंडेक्स के, सभी शेयर्स अपने 52 वीक हाई के आसपास ही जो है काम कर रहे हैं। और आज जो है रिलायंस ने सहारा दिया निफ्टी को। आईओसी, टाइटन, कोटक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस तरीके के शेयर्स आज लाइमलाइट में थे। और बहुत दिनों बाद आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि बजाज फाइनेंस के अंदर वीकनेस देखने के लिए मिली। तो इसका मतलब ऐसा लगा कि बजाज फाइनेंस के अंदर थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है आज। इन्फोसिस के अंदर देखिएगा, आईटी तो मैं बोल ही रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग, और आज आईसीआईसी बैंक, और एक समय था 700 के नीचे भी जो है आईसीआई को जाना पड़ गया था। बजाज फिनसर्व, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग, और टीसीएस। तो देखिएगा आईटी, बजाज ग्रुप और आईसीआईसी बैंक की वजह से आपको ये वीकनेस देखने के लिए मिली। और आज सबसे कमाल हुआ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आज सुबह से वीक था, लेकिन भाई साहब शाम को जो रिकवरी की एचडीएफसी बैंक ने, बहुत ही बेहतरीन। एडवांस डेक्लाइन रेशियो देखिएगा फिर नेगेटिव, और एडवांस जो है सुबह ज़्यादा थे और डेक्लाइन कम थे। तो ये वास्तव में ऊपर के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में ही इंडिकेट कर रहा है। आज पावर ग्रिड मैंने जैसा भी आपके साथ चर्चा की, और इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी थी। कोल इंडिया, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम। तो ये देखिएगा पांचों के पांचों पीएसयू शेयर्स हैं। तो पीएसयू शेयर्स जनरली जो है बाजार के जब टॉप होता है तो उसके आसपास जो है जनरली तेज़ी करते हैं। तो आज उन्होंने की, अब पता नहीं ये टॉप है या नहीं है, पर काफ़ी अच्छी संभावना हमें लग रही है कि ऊपर के लेवल पे जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आया है, और अक्टूबर महीना रिजल्ट का है, जैसे मैं कल भी आपके साथ चर्चा कर रहा था कि अगर रिजल्ट के हिसाब से फिर बाजार को रिएक्ट करना है तो जो बुल्स है वो अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत लाइट तो ज़रूर करते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही वो पोजीशन को लाइट करेंगे तो वो आपको एक सेलिंग प्रेशर्स के रूप में नज़र आ सकती है। तो हालांकि वोलेटिलिटी अभी भी देखने के लिए मिल सकती है। कल भी मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि बाजार नीचे जाएगा तो शॉर्ट्स कवर होने के लिए आएंगे, ऊपर जाएगा तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो दोनों तरफ जो है बाजार का रुख जो है कल भी एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी के साथ ही रहना चाहिए। और एक तरफा बाजार शायद कल भी ना चले, और अगर एक तरफा चलेगा तो मेरा बायस जो है वो ऐसा है, प्रॉफिट बुकिंग वाला बायस है। क्योंकि बहुत सारे जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो अभी जो है, क्योंकि मार्केट अपने हाई पे है, तो अगर बाजार ने थोड़ी सी भी वीकनेस दिखाई तो जिनके भी स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने अपनी लेवल्स रखे हुए हैं, तो वो अपने सौदे काटने शुरू कर देंगे। तो ये जो है चांसेस हमें लग रहा है कि अगर बाजार ने वीकनेस दिखाई तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। हालांकि नीचे बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो शॉर्ट्स का पुल बैक भी जो है ज़रूर से ज़रूर बनना चाहिए। और आज देखिएगा वीकनेस उन्हीं शेयर्स के अंदर आई है जो पिछले महीने चले थे। तो अब भारतीय एयरटेल 3.65, टेक महिंद्रा 3.4, बजाज फाइनेंस 3%, डिवीज़ लैब 3%। और देखिएगा डिवीज़ लैब 3% टूट तो गया है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब जैसे ही बाजार नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो फार्मा वाला जो स्पेस है ये नीचे जो है सपोर्ट का काम करेगा। तो चाहे उसमें डिवीज़ लैब की बात करिए, चाहे डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करिए, चाहे सन फार्मा की बात करिए, इस तरीके के शेयर्स
क्योंकि वैल्यूएशंस वाइज भी जो है कंफर्ट है इनके अंदर। हालांकि डिवीज़ लग थोड़ी सी स्लाइटली थोड़ा सा जो है महंगा आपको लगेगा, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज़ है या सन फार्मा है, इनके अंदर निचले लेवल्स पे एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। और बैंक निफ्टी की तो देखिए, बैंक निफ्टी ने ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखाई, केवल 226 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ। लेकिन आप ये देखिएगा ऊपर से नीचे का जो स्विंग है वो 1000 पॉइंट का है, ऊपरी लेवल से नीचे वाला जो लेवल है वो 1000 पॉइंट का है। इसके बाद देखिएगा जो कैंडल है, तो कैंडल आपको हालांकि देखने में वीक लग रही होगी, लेकिन वीक नहीं है, क्योंकि अगर नीचे से रिकवरी की बात करें बेशक से रेड है, लेकिन रिकवरी कितनी ज़बरदस्त दी है। लेकिन अभी अगर इंटरनेशनल बाज़ारों की अगर बात देखें तो हालांकि अभी भी देखिएगा जो भी दोनों इंडेक्स थे वो चैनल के सपोर्ट से ही जो है इन्होंने बाउंस किया है। तो जो भी चैनल का सपोर्ट है, अगर चैनल के सपोर्ट को तोड़ दिया बाजार ने, तो देखिएगा फिर एक सीवियर सेलिंग आ सकती है, क्योंकि जिनके भी स्टॉप लॉस है अगर वो सेलिंग आ गई ना तब हमें दिक्कत है। अदरवाइज जब तक चैनल के अंदर काम कर रहा है तो आप ये ध्यान रखिएगा तब तक जो है कंफर्ट रहेगा। तो आप ये मान के चलिएगा कि जब तक 37,000 के ऊपर बाजार काम कर रहा है तब तक शायद बाजार को इतना रिस्क नहीं है बैंक निफ्टी के फ्रंट पे। 37,000 के नीचे अगर डिसाइसिवली क्लोज देता है तो फिर जो है थोड़ा सा जो है सोचना पड़ सकता है बड़े प्लेयर्स को, क्योंकि बड़े प्लेयर्स अगर वहाँ पे माल बेचेंगे तो फिर देखिएगा रिटेल भी जो है फंस सकता है। तो 37,000 एक क्रूशियल लेवल है, जब तक 37,000 नहीं टूटता तब तक निफ्टी जो है अपने आप को ऊपरी लेवल में सस्टेन कर पाएगा। लेकिन देखिएगा एक्सपायरी के दिन है, तो एक्सपायरी के दिनों में अभी ये जो 2 दिन है ये भरपूर वोलेटिलिटी वाले जो है रहने की पूरी संभावना है। जो जिस तरीके की वोलेटिलिटी आ जाइए उसको देख के तो ऐसा ही लगता है। आज कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने भाई साहब नए हाई लगा दिए और 125 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन। आज ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI और इंडसइंड बैंक के अंदर कमजोरी थी। अब यहाँ देखिएगा आप, आज आप हाई और लो देखिएगा। लो देखिएगा HDFC बैंक के 1582, क्योंकि सबसे हैवी वेट इसी का है, और 1615 लास्ट प्राइस है, यानी कि नीचे से रिकवरी देखो कितनी जबरदस्त है। इसी के साथ साथ अगर आप ICICI बैंक में देखेंगे तो 706, सॉरी मैंने आपको 700 रुपये तोड़ने की बात की थी, 710 रुपये तोड़ा था। तो 710 रुपये तोड़ने के बाद देखिएगा 706 रुपये से 717 रुपये। हालांकि एक्सिस बैंक ने तोड़ा था जो है 800 का लेवल, और देखिएगा 778 से 789 तक इसने रिकवरी की। हालांकि आज कमजोरी जहाँ नहीं नज़र आई वो देखिएगा वो था कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक एक रेंज में काम करता रहा, मजबूती के साथ काम करता रहा। इसके अलावा SBI आज सुबह तो ऐसा लग रहा था भाई साहब आज बहुत जबरदस्त तेजी होगी, लेकिन कल भी 450 के पार जाने की कोशिश की थी, आज 455, और सुबह से ही जो है कॉल आनी शुरू हो गई थी ब्रोकर्स की कि भाई साहब SBI खरीदें। लेकिन देखिएगा आज बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर्स को कुछ और ही मंजूर था। FIs ने आज सेलिंग की। अब देखिएगा FIs ने ऐसी सेलिंग 1957 की 22 सितंबर को भी की थी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ी सेलिंग थी, लेकिन उस दिन हाथों हाथ जो है DIs ने इनका सारा माल उठा लिया था। आज क्या हुआ कि FIs ने तो सेलिंग करी लेकिन DIs ने आज माल नहीं उठाया, लेकिन फिर भी बाजार ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ, क्योंकि जो रिटेल वाले हैं उनके बहुत सारे शॉर्ट्स पोजीशन थे वो कवर होने के लिए आ गए। अभी देखिएगा नैस्डैक कंपोजिट थोड़ा सा वीक चल रहा है, लेकिन हालांकि हम इनको ज़्यादा अहमियत देते नहीं हैं आजकल। कभी ऐसा था कि हम नैस्डैक और डाउ जोन्स को देख के ही जो है ट्रेड करते थे। तो 14570, तो करीबन 2.67% की कमजोरी के साथ नैस्डैक काम कर रहा है अभी जब मैं ये वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी तरीके से 34392 और 2.85% जो है इंडस्ट्रियल जो एवरेज है पूरे एक महीने का, ध्यान रखिएगा ये एक महीने के जो है चेंजेस है। अभी हालांकि अभी 450 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ जो है डाउ जोन्स काम कर रहा है। तो इसके साथ देखिएगा US का डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स 93.74 पे आ गया, तो मजबूती है। अब देखिएगा जब डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो उसका क्या असर होता है। डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने से USA से लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो अगर US से लिक्विडिटी कम आएगी तो उसका एक जो है नकारात्मक असर जो है बाजार पे पड़ सकता है। तो ये US डॉलर इंडेक्स की जो है मजबूती भी जो है आगे चल के काम कर सकती है, तो इस पर आप नज़र बनाए रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्रूड ऑयल आज $79 के ऊपर काम कर रहा था, हालांकि देखिएगा US के बाज़ारों में कमजोरी के बाद वो $70 पर आ गया है। ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ, तो उसके भी जो कंसर्न्स हैं कि चाइना की तरफ से जो है काफ़ी एनर्जी की जो है डिमांड की जा रही है, तो अगर इस तरीके से अगर ब्रेंट क्रूड के रेट बढ़ते हुए नजर आएंगे तो इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए एक वीकनेस जो है बन सकती है, तो उस पर भी आप नज़र बना के रखिएगा। और क्रूड ऑयल जो है WTI क्रूड ऑयल 74.75 पे, हालांकि मैं जो आपको प्राइस बता रहा था वो ब्रेंट क्रूड के बता रहा था। पुट कॉल रेशो और इतनी नीचे आ गई है पुट कॉल रेशो, तो इतनी पुट कॉल रेशो के नीचे तो देखिएगा बाउंस बैक बनता है।
जनरली इतनी कम पुट कॉल रेशियो आने पे बाउंस बैक बनता है। वॉल्यूम के बेसिस पे 1.06 है, तो वॉल्यूम के एंगल से तो शायद नहीं, लेकिन फिर भी एक बाउंस बैक जनरली इस पुट कॉल रेशियो बनता है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम मंथ के एंड की पुट कॉल रेशियो में हैं। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसी पुट कॉल रेशियो का मतलब है कि जो है पुट जो है लिखी नहीं गई है और जिन लोगों ने लिखी है वो फंस चुके हैं, तो इसलिए कभी कभी जो है रिकवरी नहीं आती। लेकिन जितने लोगों ने पुट लिख रखी हैं तो उनके पास ज़रूर से ज़रूर भाई साहब माल होता है, तो वो तभी पुट लिखते हैं। तो जनरली वो नीचे की तरफ ख़रीदने के लिए आ सकते हैं क्योंकि जो है पुट कॉल रेशो काफ़ी ओवरसोल्ड है जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। कल मैं 18,000 के कॉल की बात कर रहा था और 18,000 की कॉल में आज भी 24810 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा कुछ नहीं है कि आज कॉल राइटिंग नहीं हुई है, तो कॉल राइटिंग आज भी ज़बरदस्त हुई है। तो इसका मतलब अब रेजिस्टेंस का काम थोड़ा सा मजबूत हो गया है, बढ़ गया है। और 17,800 पे भी आप देखिएगा 45,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए 96,750। और पुट के अंदर देखिएगा पुट राइटिंग कोई करने के लिए तैयार नहीं था। 17,800 की पुट में भी अनबाइंडिंग हो गई, 17,700 में भी, 17,650 में भी। तो पुट राइटर थोड़े डर गए। हालांकि 17,500, 17,500 और 17,550 में काफ़ी अच्छी राइटिंग हुई है। और मैंने जैसा आपको बताया ये स्पोर्ट भी है बैंक निफ्टी की, तो सॉरी निफ्टी की स्पोर्ट है, तो जहाँ पर स्पोर्ट है वहीं पर राइटिंग हुई है। तो 17,600 पर और 17,550, 17,500 और 17,500 पर सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है। तो ये कल भी 17,500 से लेकर 17,600 के बीच का एक अहम जो है लेवल होगा और 17,900 एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। और हालांकि अभी जिस तरीके का माहौल है वर्ल्ड के अंदर, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हम भी कल शायद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार ना हो जाएं। इसके साथ साथ वोलेटिलिटी तो देखिएगा रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो या ना हो, बट वोलेटिलिटी तो आ गई है बाज़ार में। और देखिएगा 38,000 पर कल सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे। 38,000 पर 21,000 की कॉल आज और ऐड हो गई। उसके बाद 38,100 पे, 32,200 पे। हालांकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कॉल राइटिंग नहीं है और पुट राइटिंग जो हुई नहीं है, तो पुट अनवाइंड हो गई है 38,000 में। तो इसका मतलब 38,000 अब एक अहम रेजिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है कल भी। तो 38,000 में एक रेजिस्टेंस वाला काम करेगा। और स्पोर्ट अगर देखेंगे तो 37,300 पर 7,100 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। इसके अलावा 37,600 पर भी 4,800 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप एक रेंज देखें तो 37,300 से 38,300 ही जो है एक रेंज रह सकती है किसी भी तरफ। जैसे कल मैंने आपको बोला था कि 37,800 के नीचे अगर बाजार जाएगा तो फिर 400-500 पॉइंट की और जो है गिरावट हो सकती है, जो आज हुआ भी, लेकिन नीचे से शॉर्ट कवरिंग की वजह से रिकवरी आ गई। तो आज के इस पूरे एनालिसिस में जो है आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि क्या सर पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। देखिएगा मुझे जो है बाज़ार से ज़्यादा एक कंसर्न जो है सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का लग रहा है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे लिए जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, जो पॉलीमर्स कंपनीज़ हैं जो कि केमिकल बनाती हैं, तो उनके जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं क्रूड ऑयल्स के। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ बने रहते हैं तो वो हमारे लिए एक सीरियस इशू हो सकता है। तो अगर क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड का आप $80 का एक बेंचमार्क मानिए, अगर $80 का के ऊपर अगर ब्रेंट क्रूड काम करना शुरू कर देता है, हालांकि वहाँ से अब देखिएगा करीबन $2.2 नीचे आ चुका है यूएस के बाज़ारों में कमजोरी की वजह से। तो अगर वो होता है तो आप ये समझिएगा कि स्पेशलिटी केमिकल, पेस्टिसाइड्स, केमिकल कंपनीज, इनके ऊपर एक प्रॉफिट मार्जिन का प्रेशर बन सकता है। और देखिएगा जब मार्जिन का प्रेशर बनता है तो दो इम्पैक्ट होते हैं। एक तो मार्जिन घट जाता है, और जब जिन कंपनीज के मार्जिन घट जाते हैं तो उनकी पी रेशियो नीचे आ जाती है। एक तो वो वाला रिस्क है, और दूसरा रिस्क ये है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी घट जाती है। तो इसलिए इनके लिए एक जो है एक रिस्क है काफ़ी बड़ा। इसके अलावा देखिएगा महंगाई बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन के भी जो रिस्क है तो वो बैंकिंग और एनबीएफसीज के लिए भी होंगे, फिर ऑटो के लिए भी होंगे। और अभी देखिएगा हमारा ऑटो एक ट्रांजिशन फेज़ के अंदर चल रहा है कि ई व्हीकल्स के ऊपर या जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स है उसकी बात हो रही है। तो उन सब के मद्देनज़र देखते हुए तो बाज़ार के अंदर क्योंकि बहुत अच्छी हम रैली कर चुके हैं, तो अगर स्मार्ट प्लेयर्स प्रॉफिट बुक करने आते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुली जो है ट्रेड करना है या केयरफुली जो है अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। तो क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर सेलिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। माल बेचना, माल तो देखिएगा कोई भी खरीद लेता है, माल बेचकर प्रॉफिट कमाना जो है हमेशा जो है एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमेशा लगता है कि यार हमने बेच दिया और उसके बाद शेयर ऊपर चला गया। तो इस वजह से देखिएगा बहुत सारे लोग जो है सेलिंग नहीं कर पाते हैं और फिर घूम फिर के प्राइस वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से बाज़ार चला था। तो इसके लिए देखिएगा मैं आपको यही बोलूँगा कि
आप अपने पोर्टफोलियो की जो है वैल्यूशंस को देखिएगा कि वैल्यूशंस जहाँ पर आपको लगते हैं जो रिस्क रिवार्ड्स हैं आपके शेयर्स के अंदर, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही जो है अंतिम फैसले पर पहुँचिए। तो यहाँ पर ये चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।